हेलो बच्चों। आज हम क्लास सिक्स्थ की साइंस की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है क्यूरियोसिटी, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस करने जा रहे हैं। बच्चों, हम इस वीडियो में इस चैप्टर का मीनिंग जानेंगे। हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज और फिलअप्स हो सकते हैं, उनकी एक वीडियो पहले से अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं वो हमने सारे प्रोवाइड कराए हैं। चलिए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया है, एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। एज अ इंसान के रूप में हम लोग ना हमेशा अपने आसपास के सराउंडिंग को लेके बहुत ही क्यूरियस रहते हैं। हम हमेशा बहुत ही जिज्ञासु रहते हैं कि हमारे आसपास के सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। We started exploring our surroundings and asking questions right from our childhood. जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब से ही हम अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं उसको एक्सप्लोर करने लग जाते हैं और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछने लग जाते हैं। आप सबने देखा होगा ना, जो एक छोटा बच्चा होता है वो अपने आसपास की कितनी सारी चीजों के बारे में कितने क्वेश्चंस पूछता है। तो हम जब बच्चे होते हैं तब से ही हम अपने आसपास की सराउंडिंग को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं और क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हैं। Did you enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of school? क्या जब आप छोटे बच्चे थे, जब आप प्राइमरी क्लासेस में थे, तो क्या तब आपने अपने आसपास के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था? अपने अपने आसपास की जो चीजें हैं, उनके बारे में जिज्ञासु होकर के क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया था? As you enter the middle stage, we will continue this fascinating journey, trying to explore and understand the beautiful world we live in. तो अब क्योंकि अब आप मिडिल स्टेज में हो, पहले आपने प्राइमरी क्लासेस पढ़ ली, 1 से लेकर के 5 तक की क्लासेस पढ़ ली, अब आप मिडिल स्टेज में हो, तो अब आपकी जो फैसिनेटिंग जर्नी है साइंस से रिलेटेड, अपने आसपास के सराउंडिंग से रिलेटेड, हम इसको आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। और ये जो इतनी सुंदर दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, हम इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट। और ऐसा करने के लिए हमारे पास एक नया सब्जेक्ट आ जाएगा जो कि है साइंस। आपकी बुक का नाम भी साइंस है ना बच्चों। अभी तक आपने प्राइमरी स्कूल में जो सब्जेक्ट पढ़े थे वो था मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और ईवीएस, यानी कि आपके आसपास की जो सराउंडिंग्स है। लेकिन अब इसी सराउंडिंग्स को, इसी ईवीएस वाला जो सब्जेक्ट था आपका, उसको हम और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और अब हम उस सब्जेक्ट को साइंस के नाम से जानेंगे। तो चलिए, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। आप सबका साइंस की इस वंडरफुल दुनिया में स्वागत है। तो बच्चों, अभी तक हमने देखा कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब से ही हम अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हैं। हमने अपने प्राइमरी क्लासेस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कवरी करने की कोशिश करी, एक्सप्लोर करने की कोशिश करी। अब हम अपने मिडिल स्टेज ऑफ स्कूल में हैं। अभी भी हम अपनी इस फैसिनेटिंग जर्नी को जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे और अपने आसपास के दुनिया को, अपने सुंदर से संसार को एक्सप्लोर करेंगे और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए अब हमारे पास एक नया सब्जेक्ट आ गया है जिसमें हम इस सारी चीजों की पढ़ाई करेंगे और उस सब्जेक्ट का नाम है साइंस। अब हम साइंस के जरिए अपने आसपास की जो दुनिया है, इतनी सुंदर जो दुनिया है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए, आप सबका वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस में स्वागत है। अब देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे दिया है बच्चों, साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स। बच्चों, ये ना साइंस की डेफिनेशन है। आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए और आप इसे याद कर लेना। इस चैप्टर में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। तो यहाँ पे लिखा है, जो साइंस है वो एक तरीका है सोचने का, ऑब्जर्व करने का और चीजों को कर करके सीखने का, जिससे हम अपनी जो दुनिया है जिसमें हम रहते हैं उसके बारे में हम चीजों को समझ पाए, जान पाए और इस ब्रह्मांड के जो बहुत सारे सीक्रेट हैं उसको अनकवर कर पाए। तो साइंस एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम चीजों को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और कर करके चीजों को सीखते हैं, ताकि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसके बारे में अच्छे से जानकारी इकट्ठी कर पाए और हमारा ये जो ब्रह्मांड है उसके बहुत सारे जो सीक्रेट्स हैं उसको अनकवर कर पाए। तो दुनिया के बारे में जानना, ब्रह्मांड के सीक्रेट्स को जानना, उसको समझना, उसमें एक्सपेरिमेंट कर करके उसके बारे में चीजों को सीखना, यही साइंस होता है। यही हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। Think of it as a big adventure. We ask questions, explore the world, and try to understand how things work.
ये जो साइंस है इसको एक बड़े से एडवेंचर की तरह समझो बच्चों। जैसे हम लोग ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, अपनी दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं और चीजों को कर करके समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया किस तरीके से काम करती है, चीजें किस तरीके से काम करती हैं। तो जो साइंस है ये एक बहुत बड़े एडवेंचर की तरह है, जो कि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने पे मजबूर करती है, जो कि हमें दुनिया को एक्सप्लोर करने में मदद करती है और हमें ये समझने में मदद करती है, इस चीज को जानने में मदद करती है कि चीजें किस तरीके से काम करती हैं। For this, the most important thing is to have curiosity, which is where the title of this book comes from. तो बच्चों, साइंस सीखने के लिए और ये सारी चीजें करने के लिए एक गुण, एक क्वालिटी जो इंसान के अंदर होनी चाहिए, वो है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, यानी कि किसी चीज को जानने की इच्छा। जब हम किसी चीज को जानने की इच्छा रखते हैं, जब हम ये जानना चाहते हैं कि ये चीजें कैसे हुई, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये चीजें कैसे काम करती हैं, जब इस तरीके से हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जब हम बहुत ही क्यूरियस होते हैं, तभी हम साइंस को सीख सकते हैं। तो साइंस को सीखने के लिए क्यूरियोसिटी का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमारी इस बुक का टाइटल भी क्यूरियोसिटी है। Whether it is studying tiny grains of sand or massive mountains, a leaf of grass or a vast forest, there is always something new and exciting to discover. चाहे आप जो छोटे छोटे रेत के कण हैं, चाहे बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, चाहे जो हरी हरी घास की पत्तियां हैं या बड़े बड़े जंगल हैं, चाहे आप इनमें से किसी के भी बारे में स्टडी कर रहे होगे ना, तो हमेशा कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ एक्साइटिंग आपको हमेशा मिलेगा। आप कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ एक्साइटिंग हर बार जानेंगे। आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, आपको हमेशा हर चीज के बारे में नई नई जानकारी, नई नई और एक्साइटिंग डिस्कवरीज देखने को मिलेंगी, और ये सारी चीजें आपको साइंस में ही देखने को मिलेंगी। मतलब जो साइंस है वो छोटी छोटी चीजों से लेकर के बड़ी बड़ी चीजों तक, चाहे छोटी छोटी घास की पत्तियां हैं, चाहे बड़े बड़े जंगल है, चाहे रेत के छोटे छोटे कण हैं, चाहे पहाड़ जितना बड़ी कोई चीज है, हर चीज की स्टडी करता है, हर चीज के बारे में समझाता है हमें। और हमेशा हमें कुछ ना कुछ नया और एक्साइटिंग ही देखने को मिलता है। हमें हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा जानने को मिलता है जो कि हमारे लिए नया होता है और एक्साइटिंग होता है कि अरे वाह, ये चीज ऐसे होती है, हमें तो पता ही नहीं था। तो साइंस जो है वो हमें छोटी से लेकर के बड़ी तक हर तरीके की जानकारी देता है। Have you ever looked up at the night sky and wonder why the stars shine? क्या कभी आपने रात में स्काई की तरफ देखा है और कभी आपने ये सोचा है, कभी आपको ये हैरानी हुई है कि जो तारे हैं वो कैसे चमकते हैं, क्यों चमकते हैं? और watched a flower bloom and wondered how it knows when to open? और कभी आपने फूल को खिलते हुए देखा है? ब्लूम का मतलब होता है खिलना। तो क्या कभी आपने फूल को खिलते हुए देखा है और आपको हैरानी हुई है कि इसे कैसे पता चला कि कब खिलना है, कब बड़ा होना है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस क्या कभी आपके दिमाग में आते हैं कि तारे क्यों चमकते हैं, ये फूल कैसे खिला और इसे कैसे पता चला कि अभी खिलना है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस क्या कभी आपके दिमाग में आते हैं? These are just a few of many mysteries that science help us unravel. तो ये उन हजारों, उन बहुत सारी मिस्ट्रीज में से कुछ थोड़ी सी मिस्ट्रीज हैं जो कि साइंस हमें जानने में, अनरेवल करने में मदद करता है। मतलब साइंस तो हमें बहुत सारी मिस्ट्रीज के बारे में बताता है। साइंस हमें बताता है कि अर्थ किस तरीके से सूरज के चारों ओर घूम रही है, कितने प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, ये सोलर सिस्टम क्या होता है, सीज कैसे बनते हैं, ओशियंस कैसे बनते हैं, तारे क्यों चमचमाते हैं, और पता नहीं कितनी सारी दुनिया की जो मिस्ट्रीज है उसके बारे में साइंस हमें बताता है। द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स अबाउट साइंस इज दैट इट इज एवरीवेयर। जो सबसे वंडरफुल चीज है साइंस के बारे में वो ये है कि साइंस हर जगह है। अगर आपको लग रहा है कि साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट है, तो नहीं बच्चों, साइंस हर जगह है। आपके आसपास की सारी चीजें जो आपको दिख रही हैं उन सब चीजों में साइंस है, और जो चीजें आपको नहीं दिख रही हैं वो भी साइंस है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन टू द vastness of outer space, from what is cooking in the kitchen to what is happening on the playground. Some of the most groundbreaking discoveries have often come from unexpected places. जो साइंस है बच्चों, वो समुद्र की गहराइयों से लेकर बाहर स्पेस की वास्टनेस तक फैला हुआ है। वो किचन में क्या पक रहा है से लेकर प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है वहां पर भी है। मतलब किचन में जो खाना बन रहा है वो कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, किस चीज में हम क्या डालें क्या ना डालें,
ये सब भी साइंस है। और प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है, कौन सा गेम किस इक्विपमेंट से खेला जा रहा है और क्यों खेला जा रहा है, ये सब भी साइंस है। स्पोर्ट्स में भी साइंस है, प्लेग्राउंड में भी साइंस है, किचन में भी साइंस है। और दुनिया की बहुत सारी जो ग्राउंड ब्रेकिंग हिस्ट्रीज हैं, बहुत सारी जो दुनिया को हैरान कर देने वाली डिस्कवरीज हैं, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से आई हैं। वो कभी कभी ऐसी जगहों से आई हैं कि हमने सोचा भी नहीं था कि अरे इस चीज में भी साइंस हो सकता है। जैसे कि बच्चों, आप सबने न्यूटन के बारे में सुना होगा कि न्यूटन तो पेड़ के नीचे सो रहे थे, आराम से लेटे हुए थे। उनके ऊपर एक सेब आकर के गिरा और हमें वहां से ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पता चला। तो आप सोच सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी जो है वो ऐसे अनएक्सपेक्टेड प्लेस से हुई। एक ऐसे इंसान ने जो कि पेड़ के नीचे सो रहा था, सोते सोते उसके ऊपर पेड़ से एक सेब गिरा और उसने एक इतने बड़े सिद्धांत की, एक इतनी बड़ी चीज की डिस्कवरी कर दी। तो जो साइंस है वो हर जगह है। साइंस सिर्फ हमारी किताबों में नहीं है, वो हमारे आसपास की पूरी दुनिया में है। ओशियंस में है, डेजर्ट्स में है, किचन में है, प्लेग्राउंड में है और हमारे आसपास की सारी जगहों पर है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये जो डेजर्ट है इसमें भी अगर हम पढ़ने बैठे तो कितनी सारी चीजें पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे यही पर्टिकुलर जो कैक्टस प्लांट है वो यहाँ ही क्यों उगता है, डेजर्ट में ही क्यों उगता है, वो किसी कोस्टल एरिया में क्यों नहीं उगता है। और हम कोस्ट में भी अगर देखें तो फिर हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे ये जो कोकोनट है ये यहाँ क्यों होता है, ये प्लांट डेजर्ट में क्यों नहीं होता है। तो जब हम ऐसी चीजों के बारे में पढ़ते हैं तो वो भी साइंस है। इसके अलावा जब हम ओशियन के बारे में पढ़ते हैं, अंडर वाटर लाइफ के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पे कौन सी फिशेस पाई जाती हैं, किस तरीके का फ्लोरा और फौना पाया जाता है, तो वो भी साइंस है। इसके अलावा हमारी जो गैलेक्सी है उसमें कितने सोलर सिस्टम्स हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, जब हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं तो वो भी साइंस है। तो बच्चों, जो साइंस है वो एक बहुत ही बड़ी, एक जॉइंट और अनएंडिंग जिगजॉग पजल की तरह है। एक बहुत ही बड़ी और एक कभी ना खत्म होने वाली जिगसॉग पजल की तरह है। और जैसे जैसे कोई नई डिस्कवरी होने लगती है, जैसे जैसे कोई नई खोज होती है, वो पुरानी वाली खोज के साथ ऐड हो जाती है। जो पुरानी पजल थी, जो एक आधी अनसॉल्व्ड पजल थी, उसमें ऐड हो जाती है और हमें कुछ नया जानने को मिलता है। मतलब जो साइंस है वो एक ऐसी पजल है जो कि कभी भी नहीं खत्म होगी और ये बहुत ही बड़ी पजल है। और जैसे जैसे हम कुछ नया डिस्कवर करते हैं, ये पुरानी उस पजल में ऐड होता जाता है और वो पजल और बड़ी होती चली जाती है। और क्या आपको इस पजल के बारे में, जो साइंस की पजल है, उसकी बेस्ट चीज पता है बच्चों? साइंस रूपी इस पजल की एक जो बेस्ट चीज है बच्चों, वो ये है कि there is no limit to what we can discover, since every new piece of knowledge lead to more questions and more thing to find out. साइंस रूपी इस पजल की ये विशेषता है कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है कि हम क्या-क्या चीजें डिस्कवर कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते ऐसी-ऐसी चीजें जो हैं वो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं और वो डिस्कवर होती जाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे-जैसे कोई नई नॉलेज हमारे सामने आती है, वैसे-वैसे हमारे दिमाग में और क्वेश्चंस आते हैं, उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस आते हैं और हम और चीजों के बारे में खोज करने के पीछे लग जाते हैं। जैसे कि बच्चों, पहले के ज़माने में आज से 200-300 साल पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई इतनी भारी लोहे से बना हुआ विमान जो है वो हवा में उड़ेगा, आसमान में उड़ेगा। लेकिन फिर एरोप्लेन की डिस्कवरी हो गई और जब एरोप्लेन की डिस्कवरी हुई तो उसके साथ हमारे सामने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे कि क्या कोई चीज जब हवा में इतनी ऊंचाई तक उड़ सकती है, तो क्या वो इतनी ऊंचाई तक उड़ सकती है कि वो स्पेस में जा सके। तो फिर हम और चीजों के बारे में सोचने लग गए और जानकारियां इकट्ठी करने लग गए और चीजों को खोजने लग गए और फिर हमने रॉकेट की डिस्कवरी करी। तो जैसे जैसे कोई नई चीज डिस्कवर होती जाती है, वैसे वैसे और क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं और हम और चीजों को खोजने के पीछे लग जाते हैं और हम नई नई और चीजें खोज के लिए आते हैं। Sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in a wrong place and need to be moved. New discovery often change our understanding of world. कई बार हमें, जब हम नई डिस्कवरी करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो पुरानी डिस्कवरी हुई थी वो हमने पजल में गलत जगह पे रख दी थी। फिर हमें उसको मूव करने की जरूरत होती है, फिर हमें उसे दोबारा से सही जगह पर रखने की जरूरत होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे हमारी नई डिस्कवरी होती जाती है, वैसे वैसे दुनिया को समझने की हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बदलती जाती है, वो भी चेंज होती जाती है। तो आई होप बच्चों आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था इस चैप्टर का। इसमें लिखा था कि जो साइंस है वो एक बहुत ही बड़ी और अनएंडिंग जिगजॉ पजल की तरह है और जैसे जैसे नई डिस्कवरी होती जाती है,
वो उस पजल में एक अनदर पीस को ऐड कर देती है। और सबसे बड़ी बात जो इस पजल के बारे में जो सबसे बेस्ट बात है, वो ये है कि इस पजल में कोई लिमिट ही नहीं है कि हम कितनी चीजों को डिस्कवर करके इसमें नए-नए पीस ऐड कर सकते हैं। और जैसे-जैसे कोई नई नॉलेज, कोई नई डिस्कवरी होती जाती है, वैसे-वैसे हमारे दिमाग में और क्वेश्चंस आने लगते हैं और हम और नई चीजों को खोजने के पीछे लग जाते हैं और फिर हम और नई चीजें खोज के ले आते हैं। कई बार हमें ऐसा पता चलता है कि जब हम ना कोई चीज को खोज रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि जो पुरानी कोई नॉलेज थी वो गलत जगह पर हमने इस पजल में फिट कर दी है। फिर हमें उसे मूव करके सही जगह पर लगाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे हमारे पास नया ज्ञान आता है हमें पता चलता है कि अरे ये वाली पुरानी जो नॉलेज थी ये गलत थी। जैसे हमें पता चला कि भारी से भारी चीजों को भी हवा में उड़ाया जा सकता है। तो जो हमारी पहले की नॉलेज थी कि भारी चीजें जो है वो हवा में नहीं उड़ पाएंगी, फिर हमने उस पजल का पीस जो था वो उठा के कहीं और रख दिया कि कौन सी चीजें कब नहीं उड़ पाएंगी और कब उड़ पाएंगी। तो इस तरीके से हम ना उस पजल को ना समय समय पर ठीक करते रहते हैं, समय समय पर सही जगह पर रखते रहते हैं। और जैसे जैसे नई डिस्कवरीज होती रहती हैं वैसे वैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती रहती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी चेंज होती रहती है। एज यू गो थ्रू दिस बुक you will encounter interesting ideas, do some thought provoking experiments, and see how some of what we will find out is useful for our daily lives. जैसे जैसे आप इस किताब को पढ़ेंगे, जो आपकी क्लास 6 की क्यूरियोसिटी साइंस की बुक है, जैसे जैसे आप इसे पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे नए नए इंटरेस्टिंग आइडियाज आएंगे। आप बहुत सारे थॉट प्रोवोकिंग विचारों को बदल देने वाले एक्सपेरिमेंट करेंगे और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये जो चीजें हैं ये आपके डेली लाइफ रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी बहुत ही जरूरी है, बहुत ही यूजफुल है। And guess what happens as we discover more and more? We start realizing that these ideas are all connected. और जैसे जैसे आप नई नई चीजों के बारे में डिस्कवर करते जाएंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कवर करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको रियलाइज होगा कि सारे के सारे आइडियाज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से सारी चीजें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, जिस तरीके से चल रहा है, इसमें सारी चीजें एक दूसरे से बहुत ही वेल कनेक्टेड है। अगर एक भी चीज को कुछ नुकसान होता है तो उसकी वजह से बाकी सारी चीजों पे बहुत ही डिजास्ट्रस, बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो जैसे जैसे आप इस बुक को पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे साइंस को आप समझते जाएंगे, वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि ये सारे आइडियाज जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा वेल कनेक्टेड है। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लेनेट अर्थ। सबसे पहले हम अपने प्लेनेट अर्थ के बारे में जानेंगे, जो कि हमारा होम प्लेनेट है। It is the only planet we know that supports life and has an environment that we must protect. और हम सब जानते हैं कि एक लौता ऐसा प्लेनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। मतलब इतने सारे जो हमारे ग्रह हैं, उन सारे ग्रहों में सिर्फ सिर्फ एक लौता यही एक ऐसा ग्रह है जिसका एनवायरनमेंट ऐसा है जो कि इस लाइफ को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जो जीवन है वो संभव है। और हमें इसके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अगर हम अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हमारी जो लाइफ है वो भी इम्पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि अगर अर्थ ही नहीं रहेगी तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? कोई दूसरा प्लेनेट तो अर्थ को सपोर्ट नहीं करता और इतने सारे लोग दूसरे प्लेनेट पे तो शिफ्ट भी नहीं हो सकते हैं। तो अर्थ एक लौता ऐसा प्लेनेट है जिसपे लाइफ जो है वो पॉसिबल है और हमें इसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो हम अपने प्लेनेट अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि हम इसे किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। There is an amazing variety of life on Earth, plants and animals that have managed to survive and thrive in different regions on this planet. जो हमारा planet है, अर्थ है, इसमें अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके का एनवायरनमेंट होता है बच्चों। ऐसा तो है नहीं कि पूरी दुनिया जो है वो एक जैसी है। कहीं पे पहाड़ है तो कहीं प्लेन एरिया है, कहीं कोस्टल एरिया है तो कहीं पर बहुत ही बर्फीली जगह है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन है अर्थ के, इसमें अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स ने ना केवल सरवाइव किया है बल्कि अपने आप को थ्राइव भी किया है। तो हम इस चीज के बारे में भी साइंस में ही पढ़ेंगे। यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू प्लांट। आपने एक सीड को प्लांट बनते हुए देखा होगा, या फिर एक कैटरपिलर को एक सुंदर सी तितली बनते हुए देखा होगा। और भी ऐसी बहुत सारी सुंदर सुंदर ऑब्जर्वेशंस आपने की होंगे। आपने भी अपने आसपास में बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी जिसके बारे में आपको क्यूरियोसिटी हुई होगी कि ये कैसे हुआ, ये कैसे होता है, कौन करता है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, वो सारी चीजें भी हम साइंस में ही सीखेंगे। हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल ग्रो? आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता होगा कि प्लांट्स और एनिमल ग्रो कैसे करते हैं। तो इन चीजों के बारे में भी हम साइंस में ही पढ़ेंगे।
तो बच्चों, हमारे प्लेनेट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, हमारे आसपास के रीजन से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं कि कैसे कौन से रीजन में कौन सा प्लांट और कौन सा एनिमल सरवाइव करता है, किस तरीके से ये प्लांट और एनिमल ग्रो करते हैं, तो ये सारी चीजें हम साइंस में ही पढ़ेंगे। तो इसीलिए जो साइंस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कि कैटरपिलर है, यहाँ पे एक प्लांट है जो कि ग्रो होने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे एक गाय है जो कि अपने बछड़े को दूध पिला रही है। तो ये सारी चीजें भी हम साइंस में ही पढ़ेंगे। और चलिए आगे देखते हैं कि और क्या क्या पढ़ेंगे। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट, एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया फूड इज सो फैसिनेटिंग। यहाँ पे हमसे बोला था ना कि प्लांट्स और एनिमल किस तरीके से ग्रो करते हैं। तो हाँ, ऑफ कोर्स इनको ग्रो करने के लिए बहुत सारा खाना खाने की जरूरत होती है। जब ये बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना खाएंगे तब ये ग्रो कर पाएंगे। और इंडिया जैसी कंट्री जो कि इतनी डाइवर्स कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री है, जहाँ पे इतनी सारी विविधता पाई जाती है, तो यहाँ का जो खाना है ये भी बहुत ही फैसिनेटिंग है, बहुत ही अलग अलग और बहुत ही डिलीशियस होता है। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट cuisines with their many tasty dishes। पूरी इंडिया में, पूरी कंट्री के अंदर अलग अलग तरीके की कुजीन्स बनती हैं, जो कि अलग अलग टेस्ट की डिशेस होती हैं, मतलब अलग अलग तरीके का, अलग अलग टेस्ट का खाना मिलता है। नॉर्थ इंडिया में आपको पराठे देखने को मिलेंगे, तो बिहार में आपको लिट्टी चोखा देखने को मिलेगा, और साउथ में आपको डोसा देखने को मिलेगा। तो हमारी जो कंट्री है यहाँ पे अलग अलग तरीके का खाना भी लोग खा रहे हैं। तो कैसे, तो ये खाना अलग अलग तरीके का कैसे बनता है, कौन सा खाना कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, ये सारी चीजें भी हम साइंस में ही सीखते हैं। व्हाट आर दे मेड ऑफ, हाउ डू वी फाइंड आउट, ये जो खाना है वो कैसे बना है, किस चीज से बना है, इस चीज के बारे में भी हम साइंस में ही पढ़ेंगे। तो बेसिकली बच्चों, इस चैप्टर में ज्यादातर यही लिखा है कि हम जो ये बुक है, साइंस है, जो साइंस सब्जेक्ट है, इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। हम यहाँ पे लिखा था कि हम अपने प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग फूड के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी चीजें हम साइंस में पढ़ेंगे उसके बारे में ही यहाँ इस चैप्टर में दिया हुआ है। इस चैप्टर में अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें से हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लाइन निकल के आई वो यही थी कि साइंस की डेफिनेशन क्या है और साइंस को सीखने के लिए हमारे अंदर क्या होना जरूरी है। तो साइंस की डेफिनेशन आप लोग याद कर लेंगे, और इसके अलावा आप ये याद कर लेंगे कि साइंस को सीखने के लिए हमारे अंदर क्यूरियोसिटी का होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा बच्चों, इस चैप्टर के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं, फिलअप्स हो सकते हैं या एमसीक्यूज हो सकते हैं, वो सारे हमने आपको एक वीडियो में ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। Along with food we need water to survive। खाने के साथ साथ हमें पानी भी चाहिए सरवाइव करने के लिए, यानी कि जीने के लिए। वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस। पानी जो है वो बहुत ही डिलाइटफुल, बहुत ही मन को खुश करने वाला, तसल्ली देने वाला सब्सटेंस है। हैव यू एवर जम्प्ड इन अ पडल? पडल का मतलब होता है बच्चों, जब बारिश के बाद गड्ढों में पानी भर जाता है ना, उसे ही पडल कहते हैं। तो आपसे पूछा है, क्या कभी आपने किसी पडल में जंप किया है? When it rained, जब बारिश हुई है तो क्या कभी आपने पडल में जंप किया है? Do you ever wonder why and how it rains? क्या कभी आपको इस बात में हैरानी हुई है कि क्यों और कैसे बारिश होती है, बारिश कैसे होती है, क्यों होती है? इस बारे में कभी आपके मन में विचार आया है, कभी क्वेश्चन आया है? तो अगर आया है बच्चों, तो ये भी हम साइंस में ही सीखेंगे कि बारिश क्यों होती है और कैसे होती है। आगे दिया है, have you noticed that water freezes and become ice when we cool it, and boils and becomes steam when we heat it? तो क्या बच्चों, कभी आपने नोटिस किया है कि जब पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है, जब हम पानी को बहुत ज्यादा ठंडा कर देते हैं तो वो फ्रीज हो जाता है, यानी कि बर्फ बन जाता है। और जब हम पानी को गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, हीट करते हैं, तो वो स्टीम बन जाता है, यानी कि भाप बन जाता है। तो पानी क्यों ठंडा होने पे जमता है और गर्म होने पे भाप क्यों बनता है, इसके बारे में भी हम साइंस में ही सीखेंगे। डू यू enjoy drinking cool water in the summer or showering with warm water in the winter? क्या आपको गर्मियों के समय में ठंडा पानी पीना अच्छा लगता है और ठंडियों के समय में गरम गरम पानी से नहाना अच्छा लगता है? तो ऐसा क्यों होता है कि हम गर्मी में ठंडा पानी पीते हैं और ठंडियों में गर्म पानी पीते हैं? तो इसके बारे में भी हम साइंस में ही सीखेंगे। तो देख रहे हैं बच्चों आप लोग कि कितनी सारी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि हमारी डेली लाइफ से ही रिलेटेड है। इन सारी चीजों के क्वेश्चन हमें साइंस जैसे सब्जेक्ट को पढ़कर ही मिलेगा। तो साइंस कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हुआ, और इसे पढ़ करके हम अपनी डेली लाइफ में हमारे आसपास कोई चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कब तक होती रहेगी,
इन सारी चीजों के बारे में हमें जानने के लिए मिलेगा। तो साइंस तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हुआ। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड? हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज गर्म है या ठंडी है? वेदर इट इज वाटर, चाहे वो पानी हो चाहे हमारी खुद की बॉडी हो। हमारी जो बॉडी गर्म हो जाती है तो हमें पता चलता है ना कि फीवर है। तो इस बारे में पता लगाना कि कोई चीज कितनी गर्म होनी चाहिए, ये सारी चीजें भी हम साइंस में ही पढ़ेंगे कि अगर इस पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा गर्म या ठंडी हो जाएगी चीज तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये सारी चीजें भी हम साइंस में ही पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बारिश हो रही है। तो ये बारिश क्यों होती है, कैसे होती है, इस चीज के बारे में भी हम साइंस में ही सीखेंगे। Then again, there are so many different things around us. The paper we write on, the metal key, the plastic ruler, and the rubber eraser in our box. The magnet that keep the box closed, and the clothes we wear, the cup we drink milk in, and so many other things. What are they made of? Are they made of different material? How do we separate different material from one another? इसके अलावा बच्चों हम लोग ये देखेंगे कि हमारे आसपास बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीजें हैं। जैसे कि हमारे पास पेपर है जिस पर हम लिखते हैं, चाबियां हैं जो कि मेटल से बनी है, प्लास्टिक से बना हुआ स्केल है, रबर से बना हुआ इरेजर है जिससे हम मिटाते हैं, जो कि हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। इसके अलावा हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में मैग्नेट लगा होता है जो कि उस बॉक्स को क्लोज रखता है, बंद रखता है। इसके अलावा जो कपड़े हम पहनते हैं, जिस कप में हम दूध पीते हैं, और भी हमारे आसपास की बहुत सारी चीजें। तो बच्चों क्या ये जो सारी चीजें हैं, इसके अलावा और भी आपके आसपास की जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, क्या वो सब सेम मटेरियल से मिलकर के बनी है या अलग अलग मटेरियल से मिलकर बनी है? तो हम इसके बारे में भी साइंस में पढ़ेंगे। और हम ये जानेंगे कि इन डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को किस तरीके से हम अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं, और ये जो डिफरेंट तरीके के मटेरियल्स होते हैं इनको किस तरीके से हम ग्रुप कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में भी हम साइंस में ही पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि हमें साइंस में पढ़ने को और जानने को मिलेंगी। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि जो साइंस है वो कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हमें इसे कितनी क्यूरियोसिटी और कितने इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए। आगे हमें दिया है, we will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book। जैसे जैसे आप इस बुक को और एक्सप्लोर करते जाओगे, जैसे जैसे आप साइंस को और ज्यादा पढ़ते जाओगे, आपके पास एक अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनती चली जाएगी। और आपके पास अर्थ से रिलेटेड, अर्थ पे मौजूद हर चीज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते चले जाएंगे। बट व्हाई लिमिट्स आवर क्वेश्चन टू अर्थ अलोन? लेकिन हम केवल अर्थ के बारे में ही क्यों जाने? हम तो साइंस में पता है बच्चों किस किस चीज के बारे में जान सकते हैं? हम अर्थ के बियॉन्ड भी जान सकते हैं। अर्थ के अलावा हम सन के बारे में भी जान सकते हैं, मून के बारे में भी जान सकते हैं। इतने सारे जो मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं इनके बारे में भी जान सकते हैं। ये स्टार्स जो है वो स्काई में शाइन कैसे करते हैं, ये भी हम साइंस में जान सकते हैं। तो हमारी जो अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है ये कभी भी खत्म नहीं होगी, और इन सब के बारे में हमें जो जानकारी है वो साइंस से ही मिलेगी। Whether you are learning about the structure of a leaf, discovering how things move, and separating the skin of the peanut seed, we hope each chapter of this book will ignite your spirit to inquiry, and hopefully you will have lots of question on your mind। इन सब चीजों के अलावा बच्चों आप लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में भी सीखेंगे। एक जो पत्ती होती है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, इसमें जो वेन्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये भी आप साइंस में पढ़ेंगे। इसके अलावा आप पढ़ेंगे कि जो चीजें हैं वो कैसे मूव करती हैं, कैसे हिलती हैं, कैसे अपनी जगह से एक दूसरी जगह जाती हैं। और आप पढ़ेंगे कि जो पीनट है आप उसको खाने से पहले उसकी स्किन को क्यों अलग करते हो और कैसे अलग करते हो, इसके बारे में भी आप जानोगे। और हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे आप इस बुक के और चैप्टर्स पढ़ते चले जाओगे, आपके अंदर और जिज्ञासा जो है वो बढ़ती चली जाएगी, आपकी जो इंक्वायरी की स्पिरिट है वो और बढ़ती चली जाएगी। और होपफुली आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस की लिस्ट बन जाएगी जिसे आप जानने के लिए और भी उत्सुक हो जाएंगे, और आगे क्लास में भी साइंस को पढ़ने के लिए और ज्यादा सीखने के लिए और भी ज्यादा डेस्परेट और क्यूरियस हो जाएंगे। Even though you may have not realized, you have already been finding answers to many of your questions।
हालाँकि आपको रियलाइज़ नहीं हुआ होगा, आपको कभी पता भी नहीं चला होगा, लेकिन आपने बहुत सारे क्वेश्चन्स का आंसर तो आपने अभी तक जान ही लिया होगा। आपको बहुत सारी ऐसे क्वेश्चन्स के आंसर मिल गए होंगे, जो कि हमें साइंस से पता चलते हैं। हालाँकि अभी तक आपने साइंस जैसा कोई सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको बहुत सारी डेली लाइफ़ में चीज़ें सीखने को मिली होंगी, जो कि साइंस से ही इंस्पायर्ड है और साइंस से ही उनके आंसर आए हैं। आपको रियलाइज नहीं हुआ लेकिन आपको उन क्वेश्चन का आंसर पहले से ही पता चल गया है। सपोज योर पेन स्टॉप राइटिंग, जैसे कि आपका जो पेन है वो लिखना बंद कर देता है, वो चलना बंद कर देता है। व्हाट डू यू डू? तो आप क्या करते हो? डू यू आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन? क्या आप अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछते हो? आई एम श्योर बच्चों, आप अपने आप से सबसे पहले क्वेश्चन पूछते होगे कि व्हाई डिड माय पेन स्टॉप राइटिंग? कि अरे मेरे पेन ने लिखना कैसे बंद कर दिया? यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश्ड, फिर आपको लगता होगा, आपने गेस किया होगा कि हो सकता है इंक खत्म हो गई है। You would then test this guess by opening the pen and checking the ink refill. फिर आपने जो guess किया था, आप उसको चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए पेन को खोलते होगे और फिर रिफिल को निकाल के चेक करते होगे। If it is empty, you would know that your guess was correct. अगर वो खाली होगी, अगर जो रिफिल है वो खाली होगी, तो आपने जो guess किया था वो सही हो जाएगा। But suppose you found that the ink was not finished. लेकिन सपोज कीजिए आपने आपका पेन ना जो लिखना बंद कर दिया, फिर आपने सोचा अरे ये लिखना क्यों बंद कर दिया? फिर आपने सोचा अरे इंक खत्म हो गई होगी। फिर आपने उसको खोला, पेन को खोला और रिफिल को चेक किया। लेकिन आपको ये पता चला अरे इसकी इंक तो फिनिश ही नहीं हुई है। तब आप क्या करोगे? नाउ व्हाट वुड यू डू? अब आपके दिमाग में क्या आएगा? यू वुड मेक अनदर गेस। आप दूसरा गेस करोगे। आप कहोगे परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप, कि हो सकता है इंक सूख गई हो। टू टेस्ट इफ दिस गेस इज करेक्ट और नॉट, यू विल ट्राई समथिंग एल्स। अब आपने ये जो दूसरा गेस किया, इस गेस को चेक करने के लिए कि ये गेस सही है कि नहीं, कि क्या आपके पेन की इंक सूख गई है या नहीं, आप कुछ और ट्राई करोगे। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क। इसी तरीके से बच्चों साइंस काम करती है। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई द पेन स्टॉप राइटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक मेथड। जिस तरीके से आपने ये जानने की कोशिश करी कि आपके पेन ने लिखना क्यों बंद कर दिया है, इसी तरीके को बच्चों साइंटिफिक मेथड कहते हैं। ये साइंटिफिक मेथड का ही एग्जाम्पल है। तो बच्चों हुआ क्या था कि आप लिखने के लिए बैठे थे, आपका जो पेन है उसने ना लिखना बंद कर दिया, उससे लिखा नहीं जा रहा था। तो आपने सोचा कि हो सकता है भाई इंक खत्म हो गई हो, इंक फिनिश हो गई हो। फिर आपने ना पेन को खोला और उसकी रिफिल निकाल के देखा। आपने देखा कि इंक फिनिश हो गई थी, तो आपने उस पेन को चेंज कर दिया और दूसरा पेन इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि आपको पता चल गया था कि इंक फिनिश हो गई है और आपका गैस सही हो गया था। अगर आप रिफिल निकाल के देखते और आपको पता चलता कि अरे ये इंक तो फिनिश ही नहीं हुई है, तो अब आप सेकंड गैस क्या करते कि हो सकता है इंक जो है वो ड्राई हो गई हो। तो फिर आप कुछ और तरीका अपनाओगे। तो ये जो तरीके होते हैं ना, कि पहले आपने ऑब्जर्व किया, फिर आपने गेस किया, फिर आपने कुछ सॉल्यूशन सोचा, उस सॉल्यूशन को अप्लाई किया और आपने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इस चीज को करने को ही साइंटिफिक मेथड कहते हैं। तो ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। साइंटिफिक मेथड क्या होता है और इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ये मैंने आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की लिस्ट वाली वीडियो है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। एक्टिविटी 1.1, लेट अस थिंक एंड राइट। आपको बच्चों एक एक्टिविटी करनी है। आपको ऐसे ही कुछ सिमिलर प्रॉब्लम्स जो कि आपने सॉल्व करने के लिए ट्राई किया था, उसके बारे में लिखना है। और आपने क्या क्या स्टेप्स उसमें फॉलो किए थे वो आपको लिखने हैं। आप इसमें ये बता सकते हैं बच्चों कि एक बार मेरे कमरे का एक बल्ब नहीं जल रहा था, तो मैंने सोचा कि अरे ये बल्ब क्यों नहीं जल रहा है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है उसका स्विच ऑफ हो। फिर मैंने उसके स्विच की तरफ देखा तो स्विच ऑन था। तो फिर मैंने दूसरा गेस किया कि हो सकता है वो बल्ब फ्यूज हो। तो फिर मैंने उसका बल्ब चेंज करके देखा, बल्ब चेंज किया और स्विच भी ऑन था, फिर भी वो बल्ब नहीं जला। तो फिर मैंने तीसरा कंक्लूजन निकाला कि उसकी वायरिंग में कुछ गड़बड़ हुई है, उसके स्विच में कुछ गड़बड़ हुई है। फिर मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुला के उसे ठीक करवा लिया। तो ये भी एक साइंटिफिक मेथड का एग्जांपल है। आपने ये हिट एंड ट्राई कर करके आपने 3 स्टेप्स में उसका सॉल्यूशन निकाला। यही आपका एक साइंटिफिक मेथड का एग्जांपल है। तो आप इसे एक्टिविटी में लिख सकते हैं।
आगे लिखा है बच्चों, साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर और डूइंग एक्सपेरिमेंट। साइंस सिर्फ फैक्ट्स को याद करना या फिर फिगर्स को याद करना या फिर एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं होता। इट इज अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प अस फाइंड आंसर टू आवर क्वेश्चन। साइंस तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो कि हमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस का आंसर जानने में मदद करता है। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो? तो वो स्टेप्स कौन से हैं? तो बच्चों यहाँ पे बल्ब वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ था, सबसे पहले मैंने देखा कि बल्ब जो है वो जल नहीं रहा था। फिर मैंने उसके लिए गेस करा कि क्या हो सकता है कि वो क्यों नहीं जल रहा। जिसमें मैंने 3 गेसेस करे कि हो सकता है स्विच खराब है, हो सकता है बल्ब खराब है, और लास्ट में मुझे पता चला कि वायर खराब है। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिशियंस को बुलाया और उस वायर को ठीक करा दिया। तो मैंने अलग अलग तरीके के जो स्टेप्स फॉलो किए, ये स्टेप फॉलो करना ही साइंस कहलाता है, साइंटिफिक मेथड कहलाता है, ना कि सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स को याद करना और एक्सपेरिमेंट करना। जैसे कि आगे दिया है, यहाँ नीचे हमें जो साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स हैं वो दिए हुए हैं। यहाँ पे हमें लिखा है, फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। जो चीजें हमें इंटरेस्टिंग लगती हैं या जिसके बारे में हमें समझ नहीं आता, हम उस चीज को पहले ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हमने ऑब्जर्व किया कि अरे ये बल्ब बंद क्यों है। दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट। जिसकी वजह से हमें हैरानी हुई और हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने आप से पूछा। जब मैंने बल्ब को बंद देखा, ऑब्जर्व किया, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये बल्ब बंद क्यों है। फिर हम गेस करते हैं कि उस बल्ब को ऑन कैसे किया जा सकता है। हमारे दिमाग में बहुत सारे सॉल्यूशंस के आइडिया आते हैं कि पहले हम स्विच ऑन करके देख सकते हैं या बल्ब को बदल के देख सकते हैं। अगर बल्ब खराब है तो बल्ब को बदल करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने जो गेस किए हुए आंसर्स थे उनको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और उनसे ऑब्जर्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले स्विच की तरफ देखा, स्विच ऑन था, तो मेरी ऑब्जर्वेशन आ गई कि स्विच तो ऑन है, यानी कि पहला जो मेरा गेस था कि स्विच बंद हो सकता है वो मेरा गलत हो गया। फिर मैंने दूसरा सोचा कि हो सकता है बल्ब खराब है, तो मैंने बल्ब को चेंज करके देखा। बल्ब चेंज करने के बाद, नया बल्ब लगाने के बाद भी वो ऑन नहीं हुआ। तो मेरा जो सेकंड गेस था कि बल्ब खराब हो सकता है वो भी गलत हो गया। फिर मैंने थर्ड ऑब्जर्वेशन निकाली कि हो सकता है वायर खराब हो। तो इस तरीके से मैंने वो जो गेस किए हुए आंसर्स थे, पॉसिबल आंसर्स थे, उन पे एक्सपेरिमेंट किया और उनसे ऑब्जर्वेशन निकाली। और फाइनली मैंने ये एनालाइज किया, रिजल्ट फाइनली मुझे ये मिला कि मेरा जो वायरिंग है उसमें कुछ गड़बड़ आई है, उसमें कुछ खराबी आई है, और बल्ब बिल्कुल ठीक है, स्विच बिल्कुल ऑन है। नया बल्ब भी लगा के देख लिया, मतलब अब मुझे इलेक्ट्रिशियन को बुला करके उसे चेंज कराने की, वायरिंग को चेंज कराने की जरूरत है। तो ये जो मैंने स्टेप्स फॉलो किए ना बच्चे, ऑब्जर्व करना, पॉसिबल क्वेश्चन सोचना, उस पॉसिबल क्वेश्चंस के आंसर सोचना, फिर एक्सपेरिमेंट करना, ऑब्जर्वेशन निकालना और फाइनली एनालाइज करना जो भी रिजल्ट आया है, ये सारे स्टेप्स जो हैं वो साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स हो जाते हैं। इन्हीं को फॉलो करके हम साइंस में जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो करते हैं। आगे दिया है बच्चों, साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। साइंटिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो कि इन साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं और नई नई चीजों को खोज करके लाते हैं, नई नई चीजें डिस्कवर करते हैं। तो बच्चों ये साइंटिस्ट की डेफिनेशन हो गई, ये भी आपको अच्छे से याद कर लेनी है। फिर आगे दिया है, बट एनीवन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। और कोई भी इंसान जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहा है वो साइंटिस्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन वो साइंटिस्ट नहीं कहलाता। हर इंसान जो साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल कर रहा है वो साइंटिस्ट नहीं कहलाता। वो बस साइंटिस्ट की तरह काम कर रहा होता है। साइंटिस्ट तो थोड़े बड़े लेवल के व्यक्ति होते हैं ना, जिनके पास साइंस की कुछ ज्यादा ही नॉलेज होती है। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। Someone cooking food may be wondering why the dal has spilled out of the cooker. Was there too much water? जैसे कि हो सकता है एक इंसान है जो कि खाना पका रहा है और वो सोच रहा है, उसे हैरानी हो रही है कि जो दाल है ये कुकर से इस तरीके से बाहर क्यों आ रही है। पहले उसने ऑब्जर्व किया कि दाल बाहर आ रही है, फिर उसने क्वेश्चन पूछा कि क्यों आ रही है, फिर उसने आंसर सोचा इसका कि हो सकता है मैंने दाल में ज्यादा ही पानी डाल दिया हो। तो इस तरीके से वो साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे ही आगे यहाँ पे दिया है, थिंक ऑफ अ बाइसाइकिल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई अ टायर इज फ्लैट। आप एक बाइसाइकिल रिपेयर करने वाले इंसान के बारे में सोचिए। सोचिए वो कैसे पता लगाता होगा कि टायर जो है वो फ्लैट क्यों है। एंड फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक्ड आउट, और उसे कैसे पता चलता होगा कि एयर कहाँ से लीक हो रही है।
या फिर कोई इलेक्ट्रीशियन है, उसे कैसे पता चलता होगा कि कोई इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, कोई लाइट बल्ब जो है वो क्यों नहीं काम कर रहा है? उसे कैसे पता चलता है कि जो प्रॉब्लम है वो बल्ब में है या स्विच में है? तो ये सारे व्यक्ति जो जैसे कि दाल बनाने वाला व्यक्ति, इसे कैसे पता चला कि मेरी दाल में पानी ज़्यादा है? या फिर टायर रिपेयर करने वाले इंसान को कैसे पता चला कि लीकेज कहाँ पर है? और इलेक्ट्रीशियन को कैसे पता चलता है कि बल्ब में प्रॉब्लम है या स्विच में प्रॉब्लम है? तो ये सारे लोग ना बच्चों साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ों को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, अलग-अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें करके देखते हैं और उन्हें फिर पता चलता है कि यहाँ पर इस जगह पर प्रॉब्लम है और फिर उस प्रॉब्लम को वो जब पता लगा लेते हैं तो उसको उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे लोग साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, साइंटिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन ये साइंटिस्ट नहीं कहलाएंगे। When we try to ask question and find out answer, जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में सोचते हैं और उनका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो हम किसी न किसी तरीके से साइंटिस्ट की तरह काम कर रहे होते हैं। हम लोग भी एक साइंटिस्ट की तरह उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हमें एक एक्टिविटी दी है। लेट अस थिंक एंड राइट। Describe a daily life situation where you think someone was following a scientific method. आपको अपनी डेली लाइफ सिचुएशन में से एक इंसिडेंट बताना है जिसमें आपने देखा हो कि किसी इंसान ने साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया है और फिर उसके बारे में आपको लिखना है। तो आप इससे रिलेटेड कोई सी भी एक लाइफ सिचुएशन लिख सकते हैं और मुझे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आगे दिया है, do you now realize that there are several daily life situations where we knowingly or unknowingly apply the scientific method? क्या अब तक आपको ये रियलाइज हो गया है बच्चों कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में अलग-अलग सिचुएशन में जानकर और समटाइम्स बिना जाने साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिक मेथड जो है अप्लाई करते हैं। आपको अब तक रियलाइज हो गया होगा कि हम लोग भी अपनी जिंदगी में नोइंगली और अननोइंगली बहुत बार साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। Though we all apply the scientific method to some extent, learning science will develop our capability for finding solution to a bigger problem and solving more mysteries of the universe. हालांकि हम लोग साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल तो करते हैं, बहुत सारे एक्सटेंड तक हम लोग साइंटिफिक मेथड को अप्लाई तो करते हैं, लेकिन साइंस को और अच्छे से सीखने से हम लोग अपनी कैपेबिलिटी को और बढ़ा सकते हैं और भी दुनिया की जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, जो यूनिवर्स की बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें साइंस को इसलिए सीखना है ताकि हम दुनिया की जो बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, यूनिवर्स की जो बड़ी-बड़ी मिस्ट्रीज हैं, उनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर पाएं, उनके सॉल्यूशन को प्राप्त कर पाएं। And to be able to learn science well, the first and foremost thing is to be curious and observe your surrounding keenly. और साइंस को आप तभी बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं जब आप बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होंगे और अपने आसपास के सराउंडिंग्स को बहुत ही ध्यान से बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करेंगे। जब आप अपने आसपास जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी चीजें हैं, उनको बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, उनके बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे, उन क्वेश्चन से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, तभी आप साइंस को सीख पाएंगे। तो साइंस को सीखने के लिए आपको क्यूरियस होना बहुत ही जरूरी है। And when we are curious, we just posing questions, asking how and why. Just remember the world is full of things and we do not know things that are waiting to be explored. और जब हम क्यूरियस होंगे बच्चों और अलग-अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे, तभी हम साइंस को अच्छे से सीख पाएंगे। क्योंकि हमारी जो दुनिया है, ये बहुत सारी ऐसी चीजों से भरी पड़ी है जिनके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी भी एक्सप्लोर होने के लिए बाकी हैं। बहुत सारी चीजें दुनिया में अभी भी ऐसी हैं जो कि डिस्कवर होने के लिए बाकी हैं। तो जब हम अपने आसपास की चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, उसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बारे में हाउ, व्हेन, व्हाई सब कुछ जानना चाहेंगे, तभी हम हो सकता है कुछ अनएक्सप्लोर्ड चीजों को एक्सप्लोर करते करते कुछ नया डिस्कवर कर पाए। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम क्यूरियस रहेंगे और अपने आसपास की चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से उसके बारे में व्हाई, हाउ, व्हेन इस तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे और साइंस को और अच्छे से जान पाएंगे, तो हो सकता है दुनिया की इतनी सारी जो अनएक्सप्लोर्ड चीजें हैं, येट टू बी डिस्कवर्ड चीजें हैं, उनको डिस्कवर कर पाए। आगे बच्चों हमें एक एक्टिविटी दी है। इफ यू हैव टू आस्क व्हाई अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट? अगर आपको किसी चीज के बारे में बच्चों व्हाई पूछना हो, तो आप किस चीज के बारे में पूछोगे? किस चीज के बारे में क्यों पूछना चाहोगे कि ये क्यों हुआ? तो आपको ये बताना है। जैसे कि मैं पूछना चाहूंगी कि
सूरज जो है वो रात में क्यों डूब जाता है, अंधेरा क्यों हो जाता है और सूरज सुबह क्यों निकल जाता है, कैसे उजाला हो जाता है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी। ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। फिर इसके बाद बच्चों आपको बताना है कि किस तरीके से आप उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढोगे। तो आपको अपनी मर्जी से जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि आप किस चीज के बारे में क्यों जानना चाहोगे, वाई जानना चाहोगे, और फिर उस चीज का आंसर आपको कैसे ढूंढना है, कैसे आपको उस चीज का आंसर मिला, ये बताना है। मुझे ये सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। बच्चों आगे दिया है साइंस इज रेयरली डन अलोन। बच्चों जो साइंस है वो ऐसा रेयरली होता है कि अकेले की जाए। साइंस जो है वो अकेले की बस का बात नहीं है। Scientists across the world work together, often in a large team. So, if you cannot find an answer yourself, ask your friend to help you out. It is always more fun to discover things together. बच्चों दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं वो लोग साथ में मिल करके बड़ी बड़ी टीम्स में मिल करके हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अगर आपको किसी चीज का आंसर नहीं मिल रहा है तो आप अपने दोस्त को पूछो, उसकी हेल्प लो, क्योंकि साइंस को करने का और चीजों को डिस्कवर करने का मजा तभी आता है जब हम लोग साथ में मिल करके किसी एक्सपेरिमेंट को करें और आंसर निकालें, डिस्कवर करें। तो साइंस जो है बच्चों वो अकेले के बस की बात नहीं है, हमें उसे टीम में मिल करके करना चाहिए। ये एक टीम वर्क है। दुनिया भर के साइंटिस्ट भी बड़ी बड़ी टीम्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी टीम्स में मिल करके किसी चीज को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप किसी चीज को डिस्कवर करना चाहते हैं, आपको किसी चीज में एक्सपेरिमेंट करना है और आपको अकेले वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो अपने दोस्त की मदद मांगो और उस चीज को डिस्कवर करने में उसका साथ लो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे बच्चे किस तरीके से मिल करके यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और मजे कर रहे हैं। बच्चों हमने इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं। यहाँ पे हमने देखा ना कि हम साइंस में क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। कितने सारे क्वेश्चन हैं कि बारिश कैसे होती है, प्लांट्स और एनिमल कैसे ग्रो करते हैं, माउंटेन्स के बारे में, सैंड्स के बारे में, ग्रास लीफ के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, हमें बहुत सारी चीजों के बारे में साइंस बताएगा। सन के बारे में, मून के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, गैलेक्सी के बारे में, डेजर्ट के बारे में, कोस्टल एरियाज के बारे में, हमें हर चीज के बारे में साइंस में सीखने को मिलेगा। लेकिन बच्चों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको क्लास 6 में नहीं मिलेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी आपकी साइंस की जो जर्नी है वो बस शुरू हुई है। अगले 5 साल में और उसके आगे भी जैसे जैसे आप नेक्स्ट क्लास में जाते जाएंगे, आपकी जर्नी जो है वो कंटिन्यू होती जाएगी और आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं इनका आंसर आपको समय के साथ साथ मिलता चला जाएगा, क्लास वाइज आपको मिलता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको 6 क्लास की बुक में ही मिल जाएगा। साइंस के बारे में आपको हर क्लास में कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिलता रहेगा। Much like children enjoying the rain, science is all about joyful exploration. जैसे बच्चे बारिश को एंजॉय करते हैं, ऐसे साइंस जो है वो भी एक जॉयफुल जर्नी है, एक जॉयफुल एक्सप्लोरेशन है। एंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी। आपकी जो साइंटिफिक जर्नी है वो 6 क्लास से शुरू हो जाती है। Keep exploring and never stop wondering about amazing mysteries of the universe and asking questions. आप अपने इस जर्नी को एंजॉय करते रहिए और कभी भी जो यूनिवर्स से रिलेटेड, यूनिवर्स से मिस्ट्री से रिलेटेड आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, उनको पूछना बंद मत करना बच्चों। जितने क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं उन क्वेश्चंस को आने दो, उन क्वेश्चंस का आंसर जानने की कोशिश करो। अगर वो आपकी बुक में है तो अब तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता कुछ क्वेश्चन का आंसर और आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो आजकल तो बच्चों आप लोग यूट्यूब पे जा करके किसी भी तरीके का जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है उस क्वेश्चन को डाल करके, गूगल पे जा करके उस क्वेश्चन को डाल करके पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। So are you ready to embark upon the exciting journey of science? तो क्या अपने आप इस साइंस की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं? लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर था बच्चों यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। इस चैप्टर में बच्चों हमें सिर्फ ये बताया गया था कि जो साइंस है वो क्यों जरूरी है और हमें साइंस में क्या क्या सीखने को मिलेगा। ये जो साइंस की किताब है, आप इसमें क्या क्या चीजें जानने को पाएंगे उसके बारे में ये चैप्टर था। इस चैप्टर में बच्चों बहुत ही कम क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये साइंस क्या है, इसके अलावा क्यूरियोसिटी क्या होती है, साइंस को सीखने के लिए क्यूरियस होना जरूरी है। यहाँ पे नीचे साइंटिफिक मेथड आया था, तो ये साइंटिफिक मेथड क्या होता है, साइंटिफिक मेथड में ये जो स्टेप्स होते हैं ये स्टेप्स कौन से होते हैं, साइंटिस्ट किसे कहा जाता है,
तो इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। इसके अलावा भी बच्चों जो इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं, फिल अप्स, ट्रू फॉल्स या एमसीक्यूज हो सकते हैं, वो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपसे रिलेटेड हम जब भी कोई नई और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।